Hello students. Today the topic of my presentation is cell adaptive changes. Firstly, we just know about what is the cell injury. When the cell is exposed to any injurious agent or stress, a consequences of events follows that is loosely termed as cell injury. Cell injury is reversible up to a certain point. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेल अगर कोई भी इंजूरियस एजेंट या फिर कोई भी हार्मफुल एजेंट्स या फिर कोई स्ट्रेस के अंडर पे आता है तो इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस या फिर जो इवेंट्स मेनली सेल फॉलो करता है उसमें जो उसको जो है हम कहते हैं सेल इंजरी। और सेल इंजरी जो एक रिवर्सिबल भी हम उसको कह सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट में। यहाँ पे जो रिवर्सिबल जो टर्म यूज़ हुआ है इसको हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि सेल इंजरी जो होती है रिवर्सिबल होती है, मतलब कि ये धीरे धीरे जो स्टॉप हो सकती है अगर हम डिस्ट्रॉय या फिर रिमूव कर दे कुछ इंजूरियस स्टिमुलस को और कुछ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ों को जो कि हमारे सेल को हार्म कर रही हैं। और क्या हो सकता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में मेनली क्या है, कुछ बिगनिंग स्टेजेस होती हैं हमारी, जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, इस्कीमिया, लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द सेल्स, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है ये हमारी जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू सर्वाइव सेल मस्ट हैव द एबिलिटी फॉर द अडेप्टेशन टू वेरिएबल कंडीशंस. This process of adaptation can involve changes in the cellular size, number और types. सेल के सर्वाइवल के लिए कुछ एबिलिटीज़ होती है, जैसे कि जो एडेप्टेशंस होती हैं कुछ डिफरेंट कंडीशंस में। ये जो प्रोसेस होती है एडेप्टेशन की, ये कुछ चेंजेस उसके सेलुलर लेवल पे, उसके नंबर ऑफ साइजेस में और धीरे धीरे उसके नंबर्स में कोई इंक्रीजमेंट हो या फिर डिक्रीजमेंट हो रहा है और किस किस टाइप की सेल्स हैं मेनली उस पर ये डिपेंड करता है। सिंपली अगर हम कहें तो एडेप्टेशन होता क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जो होता है सेल जो अपने को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, या फिर वो उस इंजूरियस हेल्थ स्टेज में किस तरीके से अपने को जो धीरे धीरे रिकवर्ड करता है धीरे धीरे, और ये जो होती है एडेप्टेशन चेंजेस होते हैं। If the stimulus persists or severe enough from the beginning, the cell death may be occur. जैसे अगर स्टिमुलस जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब हम उसका टाइप कैसा है, उसकी सीवियरिटी कैसी है और कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, ये भी मेनली क्या है हमारा डिपेंड करता है इन केस ऑफ एडेप्टेशन। अगर बहुत लंबे टाइम से उसका जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा है और वो जो स्टिमुलस हो रहा है बहुत ज़्यादा इंजूरियस है और वो जो स्ट्रेस हमें प्रोवाइड हो रहा है उस सेल्स पे, तो धीरे धीरे क्या है कि इसकी वजह से जो है इट लीड्स टू ए डेथ। नाउ डायग्रामेटिकली मेनली फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस या फिर सेल इंजरी होती है। नॉर्मल सेल हमारा नॉर्मल सेल है जिसमें होम्योस्टेसिस मेंटेन है। होता क्या है कि ये मेनली या तो एडेप्टेशन स्टेज में चेंज होगा, और अगर सेल इंजरी होती है एडेप्टेशन में मेनली अगर उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो एडेप्टिव स्टेज चेंजेस उसमें हमें दिख सकते हैं, जैसे कि उसका साइज़ बढ़ सकता है या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है, या फिर उसके नंबर ऑफ सेल्स उस पर इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट हो सकते हैं, उनके सेल के नंबर्स या फिर साइज़ मेनली इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर साथ ही साथ कोई इंजूरियस स्टिमुलस हो चुका है तो हो सकता है उस सेल पे कुछ इंजरी हो जाए। इन केस अगर एडेप्टेशंस जो है वो नहीं हो पा रहे, उसमें कुछ सेवरल चेंजेस नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि वो सेल फिर से फर्दर इंजर्ड हो जाए। इन केस अगर सेल इंजरी जो है अगर वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, मतलब कि अगर कुछ ऐसा है कि वो धीरे धीरे रिकवर हो सकती है, या फिर कुछ उसके सब सेलुलर लेवल पे अगर कोई ऑल्टरेशंस हो गई हैं, या फिर धीरे धीरे अगर उसके अंदर कोई भी एपोप्टोसिस हमें मेनली देखने को मिल रहा है। एपोप्टोसिस को हम कह सकते हैं कि ये जो होता है एक प्रोग्राम्ड इन्वॉल्व करता है जिसमें जो होती है हमारी सेल्स की जो है डेथ हो जाती है, मेनली फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और उसमें पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। फिजियोलॉजिकल मेनली उसकी फंक्शंस, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से उस सेल पे डेथ हो रही है, और हम पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस को इसमें हम मेनली इन्वॉल्व करते हैं कि उसमें किस तरीके की डिजीज्ड कंडीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से वो सेल इंजरी हो रही है। Now we just go on reversible cell injury. As we all know that रिवर्सिबल सेल इंजरी में है प्रोबेबिलिटी कि वो फिर से जो है एक नॉर्मल में स्टेज में आ जाए,
बट इन केस अगर वो इरिवर्सिबिलिटी पे चेंज हो जाता है, अगर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए उस स्टिमुलस के अंडर है या फिर इंजर्ड हो रहा है, तो धीरे धीरे उस पर नेक्रोसिस या फिर सेल डेथ होने के चांसेस रहते हैं. Now what is adaptation? Adaptation are reversible changes in the size, number, metabolic activities or functions of cell in response to changes in their environment, such as adaptations may take several distinct forms. Adaptations जो है इसको भी हम reversible changes कह सकते हैं. ये अंडर द रिवर्सिबल चेंजेस में आ सकता है, जिसमें मेनली हमारे साइजेस, नंबर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और जो फंक्शंस होते हैं सेल के वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. और इस तरीके के एडेप्टेशंस में मेनली कुछ फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि एट्रोपी. एट्रोपी आपका होता है मेनली रिडक्शन इन दी सेल साइज. सेकेंड वन इज़ द हाइपरट्रॉपी, जो कि इन्वॉल्व करता है इंक्रीजिंग इन द सेल साइज. हाइपरप्लाजिया, जो कि दैट इज़ द इंक्रीज इन द सेल्स नंबर. नेक्स्ट इज़ द मेटाप्लाजिया, दैट इज़ चेंजेस ऑफ द सेल टाइप. लास्ट वन इज़ द डिस्प्लाजिया, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल. नाउ cells are able to adapt to changes in work, demands or threats to survival by changing their size, atrophy and hypertrophy. According to the size, it involves atrophy and hypertrophy, and according to the number, hyperplasia, and the form metaplasia. Normal cellular adaptations occur in response to an appropriate stimulus and ceases once the need for the adaptation has ceased. मेनली क्या है कि सेल्स जो है अपने को अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किस किस तरीके से वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. मेनली अकॉर्डिंग टू द साइज, इसी की एट्रोपी और हाइपरट्रॉपी, और कितने नंबर्स ऑफ सेल्स मेनली इंक्रीज हो रहे हैं वो हमारे हाइपरप्लासिया में होते हैं. देन उसका कौन सा फॉर्म है वो भी हमारा मेटाप्लासिया के अंडर आता है. किस तरीके का वो स्टिमुलस मेनली उसको मिल रहा है और वो किस तरीके से उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में किस तरीके से अपने को अडेप्ट कर पा रहा है, ये मेनली उस सेल्स पे डिपेंड करता है. उसकी ड्यूरेशन, उसकी टाइप और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है. नाउ डायग्रामेटिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सेल है, उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज़ द अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सेल साइज और नंबर. फर्स्ट इज़ द हाइपरप्लासिया, second is the hypertrophy, and last one is the atrophy. And according to the change in cell type, first one is the metaplasia and second one is the dysplasia. Now cell adaptation to injury, इसमें मेनली हमारी 5 सेलुलर एडेप्टेशंस आती हैं. फर्स्ट इज़ द एट्रोपी. डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं कि एट्रोपी में क्या है, आपकी जो है रिडक्शन हो गया हमारे सेल साइज में अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल सेल साइज से. हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी में हम देख रहे हैं कि धीरे इसमें इंक्रीज साइज, सेल का जो है साइज़ इंक्रीज़ हो गया है अगर हम देखें नॉर्मल से अगर हम कंपेयर करें. नेक्स्ट इज़ द हाइपरप्लासिया. हाइपरप्लासिया में मेनली हमारे जो नंबर, सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो चुका है. और इन केस ऑफ मेटाप्लासिया, चेंजेस ऑफ सेल टाइप्स, यहाँ पे जो सेल के जो टाइप्स हैं वो चेंज होते गए जा रहे हैं. नाउ लास्ट वन इज द डिस्प्लासिया, जिसमें जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होती जा रही है सेल की. नाउ फर्स्टली एट्रोपी. एट्रोपी जैसे कि हम सभी जानते हैं, एट्रोपी होता है आपका मेनली रिडक्शन इन द सेल साइज. It means decrease or shrinkage in the cellular size. This is either the physiological or the pathological. As we all know, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस हम सभी जानते हैं. फिजियोलॉजी होती है मेनली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन द लिविंग सिस्टम, और जो पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वो होती है मेनली क्या क्या कॉजेज़ हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, डिजीज्ड कंडीशंस. नाउ फर्स्ट हम पहले हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल एट्रोपी मेनली अकर ड्यू टू द डिक्रीज इन द वर्कलोड, प्रेशर, यूज, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशनल, हार्मोनल स्टिमुलेशन एंड नर्वस स्टिमुलेशन. नाउ मैकेनिज्म, एट्रोपी होता कैसे है, अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई, उसका कोई भी डिसयूज़ हो रहा है, तो ये क्या है कि यूबिक्यूटिन प्रोटीसोम पाथवे को जो एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे कुछ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो कि सेल ऑर्गेनल्स कंटेन करते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और धीरे धीरे हमारे लाइसोसोम्स और कुछ सेल ऑर्गेनल्स के संग धीरे धीरे इसको वो डाइजेस्ट कर देता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे इन केस ऑफ एट्रोपिक मसल्स
जो हमारे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और मायोफिलामेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर और जो फिलामेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो है इन केस ऑफ एट्रोपिक मसल्स इनका जो नंबर्स होता है, उनका जो साइज होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। Decrease in the cell size or the tissues, decrease the size results in decrease in the oxygen consumption and metabolic needs of the cell and may increase the overall efficiency of the cell function। धीरे धीरे क्या है इस हमारी एट्रोपी के केस में हमारी जो ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, मेटाबॉलिक नीड्स जो होती है सेल्स की वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती, तो इसी की वजह से सेल्स के फंक्शंस में भी धीरे धीरे उसका फंक्शन भी डिक्रीज होता चला जाता है। एट्रोपी इज़ जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर एट्रोपी कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ नर्वस इनर्वेशन टू ए टिश्यू। इन केस ऑफ अगर कोई भी नर्वस इनर्वेशन है या फिर कोई भी नर्वस फंक्शन में अगर कोई लॉस हो रहा है तो इन केस में हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग, बट हम इसकी जो है यहाँ पे सीवियरिटी उसके बेसिस में हम मेनली इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे अंडर द रिवर्सिबल प्रोसेस। Causes of atrophy include prolonged bed rest, disuse of limbs or tissues, poor tissue nutrition and ischemia। मेनली जो कॉजेज़ हैं एट्रोपी के वो मेनली ये हैं कि अगर पुअर टिश्यू न्यूट्रिशन है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ इस्केमिया, और डिसयूज़ हो रहा है अगर लिम्स और टिश्यूज़ में, और प्रोलॉन्ग जब बेड रेस्ट है। नाउ फिजियोलॉजिक एट्रोपी, फिजियोलॉजिक एट्रोपी जैसे फॉर एग्जांपल सम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जैसे सच एज द नोटोकॉर्ड एंड थायरोग्लॉसल डक्ट अंडरगो द एट्रोपी ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, एंड द सेकेंड वन इज द यूट्रस डिक्रीज इन द साइज शॉर्टली आफ्टर द पार्चुरेशन मेनली एट द चाइल्ड बर्थ। पैथोलॉजिकल एट्रोपी, पैथोलॉजिकल एट्रोपी मेनली जस्ट फॉर एग्जाम्पल श्रिंकेज ऑफ अवर ब्रेन एज वी एज। Second, the disuse atrophy. Essentially, when an organ is underused, it undergoes the atrophy. Another example of this is an immobilized limb when undergo the muscle wasting upon the casting. इसको हम कह सकते हैं कि मसल्स एट्रोपी। इसमें क्या होता है मेनली माल न्यूट्रिशंस या फिर प्रॉपर जब कोई भी न्यूट्रिशन और कैल्शियम लेवल जब हमारे धीरे धीरे बोन्स में और मसल्स की जो है मेनली फ्रिजाइबिलिटी कम होती चली जाती है, तो इसकी वजह से डिसयूज एट्रोपी हो जाती है। Local atrophy, most often the result of decrease in the blood flow to that area. Now diagrammatically यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल बाइसेप्स हैं ब्रैंकाई मसल्स में, एंड धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे मसल्स की एट्रोपी हो गई है तो यहाँ पे जो है बाइसेप्स का जो मेनली जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया है। नाउ ब्रेन, as the age maybe increases, the size of the brain may also be decreases. Second one is the hypertrophy, increase in cell size and tissue mass। हम हाइपरट्रॉपी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अगर उसका सेल का साइज बढ़ना हो जैसे जैसे टिश्यूज़ का मास। occurs when a cell or a tissue is exposed to an increased workload। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा सेल और टिश्यूज़ का तो हम उसको मेनली अंडर द हाइपरट्रॉपी कंडीशंस में इन्वॉल्व करते हैं। अकर्स इन द टिश्यूज़ दैट कैन नॉट इंक्रीज द सेल नंबर एज एन एडेप्टिव रिस्पॉन्स। नाउ दिस इज़ अ मैकेनिज्म, जैसे कुछ मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं इंटीग्रिन्स, वो जो हैं जैसे जैसे वर्कलोड को बढ़ाते हैं, कुछ एगोनिस्ट जो है तो रिसेप्टर्स पे अटैच होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फा एड्रिनर्जिक हार्मोन और एंजियोटेंसिन, और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स IGF-1 इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे से क्या है एक्टिवेट होता है हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो है सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हमारे बढ़ते हैं, इनकी वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंसेस बढ़ती हैं, और कुछ इंडक्शन होता है हमारे एम्ब्रियोनिक और फीटल जीन्सेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डियक और अल्फा एक्टिन और एंजियोटेंसिन नेक्रोसिस फैक्टर्स का, जो कि हमारे मैकेनिकल परफॉर्मेंसेस को वर्कलोड्स को धीरे धीरे बढ़ाती हैं। नाउ हाइपरट्रॉपीज का क्लासिफिकेशन मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉपी, पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉपी एंड कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉपी। फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉपी को हम कहते हैं इट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन द वर्कलोड दैट इज नॉट कॉज्ड बाय द डिजीज
ये जो है हमारा वर्कलोड बढ़ेगा, बट ये डिजीज से रिलेटेड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज इन दी मसल साइज कॉज्ड बाय द हार्ड फिजिकल labor or weight training. Normal physiologic response such as increase in the muscle mass that is seen with the exercise. Now the pathological hypertrophy is a response to a disease. ये हमारे डिजीज़ से थ्रू हम मेनली इसको आइडेंटिफाई करते हैं. एन एग्जाम्पल इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट मसल्स एज द मसल पम्प्स अगेंस्ट द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन द पेशेंट विद हाइपरटेंशन. Pathological as in the case of cardiac hypertrophy that is seen with the prolonged hypertension. Compensatory hypertrophy takes place when cell size increase to take over for non-functioning cells. धीरे धीरे cells compensatory hypertrophy takes place when cell size increases to take over for the non-functioning cells. For instance, on one kidney will hypertrophy when the other is non-functioning or it is removed. Or compensatory process when one kidney is removed, for example the remaining kidney hypertrophies to increase its functional capacity. होता क्या है कि अगर आपकी वन किडनी मेनली जो है मेनली एज अ कंपनसेटरी हम दूसरी किडनीज में मेनली वो फंक्शन शो करती है और धीरे धीरे यहाँ पे जो होती है सेल्स का जो है साइज बढ़ता चला जाता है. नाउ थ्रू द फिगर हम देख सकते हैं फिजियोलॉजिकली द मोस्ट कॉमन स्टिमुलस फॉर हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स इज इंक्रीज्ड वर्कलोड and bulging muscles of bodybuilders. This is the example of physiologic hypertrophy. Now this is the pathologic hypertrophy. Hypertension causes the hypertrophy of the heart, especially of the left ventricle. Now physiologic hypertrophy in which there is a muscles strengthen, and second one is the pathological hypertrophy in which there is a left ventricular hypertrophy. In the normal, left ventricle is in the normal size, but in the case of hypertrophy the size of the left ventricular may be increased. Now next is the hyperplasia. Increase in the number of cells resulting from increase the rate of cellular division. जैसे जैसे यहाँ पे numbers of cells बढ़ते जाएंगे rate of cellular divisions भी बढ़ते जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि increase in the cells number. Hyperplasia is an increase in the number of cells caused by the increased workload, hormonal stimulation और decreased tissue density. ये मेनली हाइपरप्लासिया होता किसकी वजह से, इसमें नंबर ऑफ सेल्स किन की वजह से बढ़ते हैं, मेनली आपके जैसे वर्कलोड बढ़ेगा, हार्मोनल स्टिमुलेशंस होते हैं और हमारी जो टिश्यू की जो डेंसिटी कम होती चली जाती है. लाइक हाइपरट्रॉपी हाइपरप्लासिया मे बी फिजियोलॉजिक, कंपनसेटरी और पैथोलॉजिक. हाइपरप्लासिया मैकेनिज्म, इसमें मेनली सेल्स पे प्रोलिफरेशन होता है जिसमें हमारे कुछ इंक्रीज़ होगा प्रोडक्शन हमारे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है ग्रोथ फैक्टर्स का, हमारे जीएफ फैक्टर्स का लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारे इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग जो है उनका एक्टिवेशन होता है. नाउ इट इज़ आइदर फिजियोलॉजिक प्रोसेस एज इन द ब्रेस्ट एंड यूटेराइन हाइपरप्लासिया दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. During the pregnancy time, the breast and the uterine hyperplasia mainly be occur. Next is the pathologic process such as benign prostatic hyperplasia and gingival hyperplasia. That is the overgrowth of the gum tissues that may be seen in the patients receiving the drug phenytoin. जो patients phenytoin drug लेते हैं उनमें mainly ये देखा जाता है gingival hyperplasia, जिसमें mainly होता है कि हमारी जो overgrowth हो जाती है gums tissues में. Next is the compensatory mechanism. For example, when a portion of the liver is surgically removed, the remaining hepatocytes, that is the liver cells, increase in number to preserve the functional capacity of the liver. जैसे कि अगर हम कभी भी लीवर का कोई पोर्शन सर्जिकली अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारी जो कुछ लीवर सेल्स होती हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है ताकि जो है वो नॉर्मल जो कैपेसिटी है लिवर की उसको मेनली प्रिजर्व कर सके. Increase in the number of cells in an organ or tissue is usually resulting in increase in the volume of the organ and the tissues. अगर इस तरह से नंबर जो होते हैं सेल्स के अगर बढ़ते चले जाएंगे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में, अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू. जैसे कि हमें पता है कि ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हाइपरप्लासिया divided है. First is the hormonal hyperplasia which increase the functional capacity of a tissues when needed, and second one is the compensatory hyperplasia जो कि increase करेंगे टिश्यू के मास को after the damage or the partial resection.
Hormonal hyperplasia, proliferation of the glandular epithelium of the female breast at the puberty and during the pregnancy occurs in the pregnant uterus. Compensatory mechanism hyperplasia, partial hepectomy, proliferation of residual liver cells and regeneration of liver. And second is the after unilateral nephrectomy, when remaining tissues grows to make up for the partial tissue loss. Now pathological hyperplasia caused by the excessive hormonal stimulation और growth factors जो कि act करेंगे हमारे target cells पे. Endometrial hyperplasia and panic prostatic hyperplasia. जो endometrial hyperplasia होता है ये mainly होता है जब हमारा amount जो होता है estrogen का बढ़ जाता है, और in case of benign prostatic hyperplasia इसमें हमारे mainly androgens के response से होता है. mainly जब androgens का जो response, जो androgen hormones है इनके response की वजह से जो hyperplasia होता है. Now next is the metaplasia, the conversion of one cell type to another cell type that might have a better chance of survival under the certain circumstances. इसमें मेनली आपके धीरे धीरे जो है सेल्स का टाइप चेंज होते रहते हैं. मेटाप्लासिया अकर इन रिस्पॉन्स टू ए क्रोनिक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन. जैसे जैसे इरिटेशंस और इन्फ्लेमेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अगर बेसिस में वो बढ़ता ही चला जा रहा है तो हो सकता है कि उसमें जो है सेल का जो साइज़ और जो उनके टाइप्स हैं वो चेंजेस होते रहें. फॉर एग्जाम्पल इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस ऑफ क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स फॉलोइंग ईयर्स ऑफ एक्सपोजर to irritating cigarette smoke, the ciliated columnar epithelium lining the respiratory passages gradually converts to the stratified squamous epithelium, which although be a better to survive to the cigarette smoke, they lack the cilia of the columnar epithelial cells that are necessary for clearing the particulates from the surface of the respiratory passages. जिससे से अगर सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं उनकी सिलिएटेड जो कॉलमनर एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है. धीरे धीरे क्या यहाँ पे जो होती है हमारी जो सीलिया होता है उनका मेनली फंक्शन होता है कि कोई भी एबनॉर्मल या फिर जैसे पार्टिकल्स जो कि फेवरेबल नहीं है हमारे बॉडी के लिए उनको जो है रिमूव करता है. तो धीरे धीरे पार्टिकल्स जो होती हैं वो हमारे वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस को जो है ब्लॉकेज कर देते हैं. नाउ द मेटाप्लासिया मैकेनिज्म, अगर कोई भी स्ट्रेस या स्टिमुलाई एक्टिवेट होता है या फिर इस तरह से कोई रिस्पॉन्स शो होता है तो ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस हमारे रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हमारे कुछ प्लूरीपोटेंट मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स एक्टिवेट होंगे, रीप्रोग्रामिंग होने लगती है स्टेम सेल्स में, जिसकी वजह से मेटाप्लासिया होता है. और ये मेटाप्लासिया जो डिस्प्लासिया में भी कन्वर्ट हो सकता है कि अगर वो स्ट्रेस और स्टिमुलेट जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है और ये डिस्प्लासिया जो है अल्टीमेटली लीड्स टू ए कार्सिनोमा. Metaplasia is the replacement of one cell type with the another cell type. A common cause of metaplasia is the constant irritation or the injury that initiates an inflammatory response. इसको हम मेनली कह सकते हैं कि एक मेटाप्लासिया जो है हमारा इरिटेशन एंड इंजरी कर देता है और कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस शो होते हैं जिसकी वजह से ये मेनली हमारे एपिथेलियल सेल्स पे होता है. ये भी मेनली फिजियोलॉजिक मेटाप्लासिया और पैथोलॉजिक मेटाप्लासिया में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फिजियोलॉजिक मेटाप्लासिया जो होता है एक नॉर्मल रिस्पॉन्स या फिर एक ऐसी कंडीशंस जिसमें मेनली कोई ट्रांजिएंट चेंजेस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल इन द बॉडीज नॉर्मल रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन, मोनोसाइट्स जो कि माइग्रेट होंगे एक इन्फ्लेम टिश्यू से टू द मैक्रोफेज स्टेज. Pathologic metaplasia is a response to an extrinsic toxin or stressor and it is generally irreversible. Irreversible मेनली जो पैथोलॉजिक में क्या है कि अगर ये कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स शो करते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहता है और धीरे धीरे जो है ये जो होता है इट अल्टीमेटली लीड्स टू ए सेल डेथ और हो सकता है कि ये जो है काफ़ी इंजूरियस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपोजर टू द सिगरेट स्मोक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स रिप्लेस द नॉर्मल सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स ऑफ द ब्रोंकाई. ये जो है सिंपली जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होती हैं वो जो है रिप्लेस कर देंगी हमारी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स को जो कि हमारी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होती है, उनको जो है रिप्लेस कर देंगी जिसकी वजह से जो न्यू सेल्स हैं वो जो होती है स्मोक रेजिस्टेंस उनमें आ जाता है और हमारा कुछ म्यूकस सिक्रीट होता है. धीरे धीरे जो सीलिया हैं वो भी जो है प्रोटेक्ट जो उनका फंक्शन है प्रोटेक्शन का एयरवेज में वो नहीं हो पाता जिसकी वजह से अगर जैसे जैसे अगर ये सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यू रहेगी तो हमारी जो स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट है वो हमारे लिए कैंसरस बनती चली जाती हैं. नाउ नेक्स्ट इज द डिस्प्लासिया, अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेल ग्रोथ
that leads to a cell with cells of varying size, shape and appearance. जैसे जैसे रीअरेंजमेंट होता रहेगा सेल की ग्रोथ का, तो धीरे धीरे क्या है यहाँ पे जो है हमारे जो सेल का साइज़ है वो वैरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड अपीयरेंसेस. जनरली अकर्स in response to a chronic irritation and inflammation. धीरे धीरे जनरली अकर्स इन रिस्पॉन्स टू ए क्रॉनिक इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन. ये रिस्पॉन्स जो हो सकता है मेनली आपका बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है. Dysplasia may be a stronger precursor to a cancer in a certain instances such as in the cervix or respiratory tract. Dysplasia जो होती है ये हो सकता है कि एज अ कैंसरस फॉर्म में भी ये चेंज कर सकता है, जैसे कि आपकी जो सर्विक्स कैंसर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. हाउएवर डिस्प्लासिया इज एन एडेप्टिव प्रोसेस एंड सच एज does not necessarily lead to a cancer. In many cases the dysplastic cells revert to their former structure and function. कुछ केसेस में जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस या फिर इस तरह के रिवर्स फॉर्म शो करती हैं जिसकी वजह से जो है वो एज अ कैंसरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इज डिफाइंड एज द ऑल्टरेशन ऑफ साइज, शेप एंड आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन ऑफ द सेल्युलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एपिथेलियम. Epithelium dysplasia is characterized by histomorphologic and histopathologic changes. Histomorphologic को हम मेनली कह सकते हैं कि मेनली उसके जो फंक्शंस हैं, मेनली उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस, और हिस्टोपैथोलॉजिक कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जो कि चेंजेस उसमें हो रहे हैं. इन चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं इनमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं वो हम देखेंगे. हिस्टोपैथोलॉजिक ऑल्टरेशंस जैसे कि बॉलबोलस और टीयर ड्रॉप शेप, रिड रिजेस, लॉस ऑफ पोलैरिटी, केराटिनाइजेशन और एपिथेलियल पर्ल्स, loss of typical epithelial cohesiveness. Histomorphological alterations included enlarged nuclei and cells, large and prominent nuclei, increased in the number of nuclear to cystoplasmic ratio, hyperchromatic nuclei, pleomorphic nuclei and cells, dyskeratosis, increase in the mitotic activity and abnormal mitotic figures. Now diagrammatically हमें दिखाया गया है कि कौन कौन से इसमें मेनली प्रोसेसेस होती हैं. नाउ ओवरऑल कंक्लूजन, सेल्यूलर एडेप्टेशंस क्यों ज़रूरी है? ओवरऑल सेल्यूलर एडेप्टेशंस इज द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी. ओवरऑल होता है कि जो सेल्यूलर एडेप्टेशंस हैं वो मेनली होते हैं कि हमारे चेंजेस हमारे स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में हमारे सेल्स की, और ये जो एडेप्टेशंस होते हैं ये हमें जो होते हैं ईजीली जो है हम कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस्ट कर सकते हैं. मेनली पैथोलॉजिस्ट के लिए बहुत ईजी रहता है फॉर डायग्नोसिंग ऑफ एनी डिजीज़. थैंक यू.